प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 अध्याय 13 ध्वनि के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? बांसुरी, ध्वनि, तबला, हारमोनियम। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, हम बोलते हैं तो एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। तो कौन हमारी सहायता करता है? ध्वनि सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, कंपायमान वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु अगर कंपन करेगी तो ध्वनि पैदा करेगी। यहाँ पर देखो आप, छोटा एक ड्रम है जिसकी जो झिल्ली है, जो चमड़े की बनी होती है, वो कंपन कर रही है। यहाँ पर सौरित्र द्विभुज है, जब इसको किसी से मार के, ऐसे पेड़ से मार के देखते हैं तो कंपन करता है, आवाज़ पैदा होती है। घंटी में भी क्या है, कंपन होता है। सितार के तार में भी कंपन होता है। तो कंपायमान वस्तुएं क्या पैदा करती है? ध्वनि पैदा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2। कोई भी वस्तु अगर कंपन करेगी तो ध्वनि पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बांसुरी का ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, बांसुरी में आप क्या करते हो? फूंक मारते हो, हवा मारते हो मुंह से। तो उसमें एक वायु स्तंभ होता है। क्या होता है? ये यहाँ से छोटे छोटे सुराग आप देख पा रहे हो, इसमें एक वायु स्तंभ होता है। बांसुरी का ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग जो होता है वो होता है वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हमारे जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो प्यारे बच्चों, ध्वनि का, बल का, संगीत का, यंत्र का। ध्वनि के बिना हम एक दूसरे से संपर्क नहीं साध सकते। तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ध्वनि का। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है कंपन गति। ये माध्य स्थिति है, कोई वस्तु इधर आएगी, ऐसे अगर कंपन करेगी तो उसे कहते हैं कंपन गति। आगे, तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग क्या होता है? तो देखो, ये जो झिल्ली है, तो तनित झिल्ली जो होती है इसमें कंपन करती है चोट मारने से और आवाज़ पैदा करती है। आगे है, वीणा का ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर डोरी है, तनित डोरी, तार, कै और ख दोनों, तो दोनों होंगे उसमें, तनित डोरी और तार दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय के संगीत कक्ष में कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? विद्यालय के संगीत कक्ष में तबला भी होता है, बांसुरी भी होती है, हारमोनियम भी होता है, उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हो, तबला ये है, हारमोनियम ये है, सितार ये है। तो ये तीनों ही विद्यालय के जो स्कूल होता है उसके संगीत कक्ष में मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी। आगे है, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन सी होती हैं? अगर ध्वनि जो है वो तेज़ है, जोर आवाज़ में हम जैसे लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह बजा रहे हैं, तो उससे अनिद्रा, अति तनाव, चिंता हो जाती है। तो उपरोक्त सभी इसके सही हैं। आगे है, मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? तो आप देख सकते हैं मनुष्य के कंठ में क्या होता है, यहाँ पर एक स्वर यंत्र होता है या लैरिंक्स होता है, ठीक है, जिसमें एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। क्या बनी होती है? संकीर्ण झिरी बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। ये संकीर्ण झिरी है जिससे हवा निकलती है। ध्वनि किस में संचरित होती है? तो प्यारे बच्चों, ध्वनि जो होती है वो ठोस में भी संचरित हो सकती है, द्रव में भी संचरित होती है और गैस में भी संचरित होती है। तो ठोस में, द्रव्यों में, कै और ख दोनों में। तो कै और ख दोनों आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ठोस और द्रव्यों यानी पदार्थ, तो कै और ख दोनों।
आगे है, नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है, उसे क्या कहते हैं? ये हमारी जो ये कर्ण नलिका जो है, नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित, उसे क्या कहते हैं? कर्णपटय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्णपटय। ये इधर से नली जा रही है, यहाँ पर इसकी एक झिल्ली है, उसे कर्णपटय कहा जाता है। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो देखो आप किस तरह की है, कीप के आकार की, फनल के आकार की, क और ख दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। वाक तंतुओं से किसको ढीला और तना हुआ कर सकते हैं? ये हमारे वाक तंतु है, तो इन वाक तंतुओं को ढीला और कसा हुआ कौन करता है? जुड़ी हुई मांसपेशियों को। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है। हमारे देश के वाद्य यंत्रों पर क्या किया जाता है? केवल पीटा जाता है, आघात किया जाता है? क और ख दोनों कोई नहीं। तो पीटा जाता है और आघात किया जाता है, क और ख दोनों। हमारे देश के अनेक भागों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो ये मजीरा है, ये घटम है, ये करताल है, ये तीन सभी बजाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालने पर क्या होता है? वाक तंतु कंपित होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क और ख दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक तंतु कंपित करेंगे, झिरी से वायु बाहर निकलेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी, क और ख दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस में गमन कर सकती है? तो प्यारे बच्चों देखो, दो बच्चे हैं, उन्होंने टेलीफोन बना रखा है, खिलौना टेलीफोन। तो डोरियों में, खिलौनों में, कीप में, वीणा में। तो यहाँ क्या है? ये डोरी है, तो डोरियों में भी गमन कर सकती है। ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? प्यारे बच्चों, ध्वनि का आयाम होता है, आवृत्ति होती है, क और ख दोनों हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसको HZ से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कर्णपटय कंपनों को कहाँ तक भेजता है? तो प्यारे बच्चों, कर्णपटय जो होता है, यहाँ से देखो आंतरिक कर्ण तक भेजता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। कंपनों को कहाँ भेजता है? आंतरकर्ण तक। आगे है, कर्णपटय को कौन कंपित कराते हैं? तो प्यारे बच्चों देखो, ये सवरित्र है, सवरित्र से जो कंपन जा रहे हैं, इसकी ध्वनि जो जा रही है, उसके कंपन क्या करते हैं? टकराते हैं कर्णपटय से और उसको कंपन कराते हैं। तो ध्वनि के कंपन से। कंपन गति को और क्या कहते हैं? कंपन गति को दोलन गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोलन गति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। HZ आवृत्ति किसके बराबर होती है? एक दोलन के प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में एक दोलन होता है, तो उसे कहते हैं 1 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क और ख दोनों। हर्ट्ज का संकेत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, हर्ट्ज को लिखा जाता है HZ से। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आंतरकर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजता है? तो पहले देखो, बाहरी कर्ण से किस पर आए कंपन? कर्णपटय से। कंपन से कर्णपटय से कि कहाँ पर आए? मस्तिष्क में। कर्णपटय से आंतरकर्ण में, और आंतरपर्णक से कहाँ भेजे गए? मस्तिष्क में। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? आंतरकर्ण कहाँ भेजता है संकेतों को? मस्तिष्क में भेजता है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही है। कर्णपटय किसके समान होता है? तो प्यारे बच्चों, ये कर्णपटय है। तनित रबड़, सीट के समान दोनों ही कह सकते हैं, क और ख दोनों। आगे है, प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसको डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। किसमें? डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतम्य कैसा होगा? अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार हिलती है वो उसकी आवृत्ति होती है। अगर कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतम्य भी क्या होगा? कम होगा। एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ से कैसी होती है? अधिक आवृत्ति की होती है, अधिक तीखी होती है। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वो तीखी भी होगी। तो क और ख दोनों। आगे है, शेर की दाढ़ का तारतम्य कैसा होता है? मंद, अत्यधिक प्रबल, क और ख दोनों कोई नहीं। शेर की दहाड़ का तारतम्य क्या होता है? मंद होता है, अत्यधिक प्रबल होता है, क और ख दोनों। आगे है, कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होती है? तो आवृत्ति अगर अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। जैसे महिलाओं की आवृत्ति ज़्यादा होती है तो आवाज़ कैसी होती है? तीखी। पुरुषों की
जो आवर्ती कम होती है तो आवाज़ कैसी होती है, प्रबल होती है, भारी होती है। आगे है आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ेगी। तो आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ेगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपातिक होते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपातिक होते हैं, ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होते हैं। ठीक है, कंपनों के आयाम से क्या बढ़ती है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है। आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित करती है। आवृत्ति जो है वो तारतव और तीक्ष्णता दोनों निर्धारित करती है। अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो तारतव ज़्यादा होगा, आवृत्ति कम है तो तारतव कम होगा। आवृत्ति ज़्यादा है तो तीक्ष्णता तीखी होगी ध्वनि, आवृत्ति कम है तो थोड़ी भारी होगी। तो दोनों ही सही हैं, तो इसका कौन सा निशान लगाएंगे, क और ख दोनों। 3 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। पक्षी कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो पक्षी जो होते हैं प्यारे बच्चों उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखे की ध्वनियाँ, लाउड स्पीकर की ध्वनि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। वाद्य यंत्रियों की ध्वनियों का सुखद आनंद क्या कहलाता है। तो जो ध्वनि हमारे कानों को प्रिय लगती है जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि, तो उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अप्रिय ध्वनि जो होती है उसे शोर कहा जाता है, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को क्या होता है। अगर वातावरण में अवांछित ध्वनि है तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुस्वर ध्वनि कौन सी होती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि, सितार के तार द्वारा ध्वनि, दोनों ही सुस्वर होती है, हमारे कानों को प्रिय लगती। क और ख दोनों इसका राइट आंसर होगा। घर में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। घर में ऊंची आवाज़ में अगर टेलीविज़न चले, ट्रांजिस्टर रेडियो बजे, कूलर चले, तो उपरोक्त सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। कितनी आवृत्ति मानव कान सुन नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मानव कान जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकता है। तो कितनी आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता, यहाँ सुन सकता आना चाहिए था। 20,000 20 से नीचे वाले को नहीं सुन सकता और 20,000 से ऊपर वाले को नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर आप इसका देख लेना, ये दोनों नहीं सुन सकेगा। 20 से लेकर के 20,000 तक तो सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप चेक कर लेना इसको। आगे है तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण। यहाँ मैं कुछ समझा देता हूँ आपको। जैसे ये वस्तु को हिल रही है, अगर वस्तु ज़्यादा दूर जा रही है इधर से इधर ऐसे, तो ये होता है उसका आयाम। ठीक है, आयाम होता है। और इस तरह से इधर उधर हिलना, ये क्या होता है, उसकी आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी बार हिलती है यानी दोलन करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। 20 से कम वाली को कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि। क्या कहा जाता है, अश्रव्य ध्वनि। और 20,000 से ज़्यादा वाली ध्वनि को कहा जाता है प्राश्रव्य ध्वनि। तो आप याद रखोगे, ऐसे लिख लो कि ऐसे लिखेंगे अश्रव्य, सर्वे कितने की, 20 से कम। और सर्वे क्या है, 20 और 20,000 के बीच वाली। ठीक है, और प्रासर्वे कौन सी है, जो इससे ऊपर वाली है। ठीक है, याद रख लोगे। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।